आनंद होने लगे काया में, जब हाथ मिले हाथा में, मिश्री कैसी डली घुलने लगी आपस की बातों में। हरियाणा ने जो 1947 का वो जो पूरा जो रुझान है उसको कैसे अपने तन पे देखा है? पार्टीशन का नुकसान हरियाणा को कि जितने भी ट्रेंड आर्टिस्ट थे, क्लासिकल सिंगर थे या बड़े घराने थे, वो यहाँ से शिफ्ट कर गए। और ये ऐसा नुकसान था किसी को दिखा भी नहीं। जितने अच्छे वादक थे, नगाड़ा वादक, सारंगी वादक, एक पूरा का पूरा लॉट शिफ्ट हो गया पाकिस्तान में। यहाँ बचा कौन? ये आर्य समाज का इस किस्म की संस्कृति के साथ उनको क्या समस्या थी? थोड़ा तफसील उसकी देंगे। पसंद नहीं करते थे। घरा मत जावे चाहे भैंस ना चरावे, छोड़ के ना जावे रांझे पीर पीर पीर, हाँ घरा मत जावे। बात की जा रही है पीर जहाद की, है ना? उसमें पीर के खिलाफ ही लड़ाई चल रही है। ये तो बिजनेस है कुछ लोगों का, और जो आर्टिस्ट होता है व्यापारी होता नहीं। कहते रहे इधर ले लस्सी पी ले, सारा तो मौका तू, राइट। जब उनका पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी माल बिक चुका, बिल्कुल, तो अब हरियाणा उनके लिए माल बना है। बिल्कुल यही बात है जी। अव्वल सहाफ़ी में आप सबका स्वागत है। संस्कृति का सवाल हम सबके लिए अहम रहता है और अलग अलग जगह पर यह सवाल अलग अलग ढंग से विचारा जाता है। हरियाणा में यह सवाल कैसे विचारा जा रहा है और इसके साथ किस किस्म के सवाल जुड़े हुए हैं, इस पे चर्चा करने के लिए हम आज बात करेंगे डॉक्टर जगवीर राठी के साथ। वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में डायरेक्टर हैं यूथ वेलफेयर के। इसके साथ ही वो अभिनेता हैं और लगातार उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग भी की है और इसके साथ अध्यापन भी किया है। डॉक्टर जगवीर राठी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। डॉक्टर जगवीर राठी, आपका जो जन्म है वो 1964 में हुआ जी। तो आपके पैदा होने से 2 साल बाद हरियाणा जो है एक राज्य के रूप में सामने आया। तो नया राज्य, नई इकाई, नई पहचान एक अहम सवाल होता है। तो जो ही आप बड़े हुए तो इसको लेकर किस किस्म के सवाल थे संस्कृति के हवाले से? जब मैं बड़ा हुआ, जब स्कूलिंग मेरी शहर की है, और क्योंकि जब आप आदमी की रूट्स से जो जुड़ा होता है तो कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपको अपनी रूट्स याद आ जाती हैं। आकाशवाणी पे एक कार्यक्रम चलता था उन दिनों, ग्रामीण संसार बोलते थे, दिल्ली से आता था, बाद में आकाशवाणी रोहतक बना। तो वहाँ एक सेठ ताराचंद के किस्से की कोई रागनी चल रही थी, जो लिखी हुई थी हमारे रिनाउंड फोक थिएटर जो थिएटरिस्ट हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी। अचानक से उसकी राइटिंग्स पे और उसकी जो गायकी पे ध्यान गया तो मैं अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ। तब एकदम जो एहसास होता है कि आप जिस बोली में जी रहे हैं या जिस परिवेश में जी रहे हैं, या आपका परिवार जो बोली बोलता है, या जिस गांव से आप आए हैं, वो सच में कई बार पता लग जाता है ये तो सोना है जो मन के किसी कोने में पड़ा रहता है, लेकिन अचानक जाता है ये तो बहुत कीमती चीज़। तो वहाँ से मुझे इससे मेरा जुड़ाव हुआ। उससे पहले एक रूटीन का, एक कला के प्रति, जैसे आकाशवाणी पे एक चित्रपट संगीत आता था, जैसे दोपहर को एक कार्यक्रम आता था, तो उस टाइम जब स्कूल में भी जाया करते थे दोपहर को गाने चलते हुआ करते। मेरी मदर को बड़ा शौक़ था रेडियो सुनने का, तो संगीत से जुड़ाव तो तब हो गया। लेकिन लोक संगीत के प्रति जो एक रुचि पैदा हुई वो आकाशवाणी के उन कार्यक्रमों से हुई जिसमें एक अच्छे किस्म के और अच्छी वैल्यूज़ के उन दिनों रागनी आती थी। जी, आपको बाद में जाकर पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से एक सम्मान भी मिला। तो पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के बड़े नाम हैं रागनी गाने के मामले में। वो एक्चुअली हमारे लोक नाट्यकार हुए। वो ही वॉज राइटर, ही वॉज परफॉर्मर, ही वॉज सिंगर। और वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके अंदर था वो सब कुछ था। तो उन्होंने हरियाणा को बहुत कुछ दिया। दुख की बात है कि वो कैरी नहीं कर पाए हरियाणा के लोग, या कोई आदमी कोई पेड़ लगा के जाए उसको नरिश ना कर पाए, नरिश भी कर ले तो उसकी प्योद तैयार ना करें, एक ही पेड़ रह जाता हो। अगर उसके जो सीड्स हैं उसको कोई नई किस्म की हाइब्रिड करके अगर पैदा करते तो बहुत हरियाली हो जाती। तो उसको ठीक तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया हमारे। जी, एक मिसाल के तौर पे आप कुछ गा के सुनाएंगे उनका? लक्ष्मीचंद जी का? हाँ जी।
उनका जो श्रृंगार रस की जो उनकी रागनी है, जो मुझे बहुत रिच लगती है, ये उनका सांग है शायद पद्मावत, एक सांग उन्होंने लिखा था अगर मैं सही हूँ तो, उसकी एक रागनी है। जो नायक और नायिका आपस में मिलते हैं तो जो उन्होंने इमेजिन किया, आनंद होने लगे काया में जब हाथ मिले हाथा में, मिश्री कैसी डली घुलने लगी आपस की बातों में। तो ये सिंबल दिया उन्होंने, ये जब आपस में बात कर रहे थे बहुत मिठास था, और आनंद होने लगे काया में भी, दोनों की काया प्रफुल्लित थी जब हाथ मिले हाथा। तो उन्होंने काफ़ी एक सिविलाइज तरीके से ना प्रेम की बातें भी लिखी, विरह की भी लिखी, और बाद में आध्यात्मिक भी उन्होंने चीज़ें लिखी। हरियाणा की इसमें थोड़ा सा इसमें मैं अनफॉर्चुनेट मानूंगा कि हरियाणा के जो रंगकर्मी थे या साहित्यकार थे, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट तो कर लिया लेकिन वो उसको ना ग्रो नहीं कर पाया। ये जी, एक सवाल जो हरियाणा के हवाले से लगातार रहता है, क्योंकि नई पहचान है तो कई किस्म का मुकाबला होता है। एक तरफ पंजाब है और दूसरी तरफ हिंदी के नाम पर बहुत बड़ा कल्चर है। तो हरियाणा एक बोली के लिहाज से और एक कल्चर के लिहाज से कि यहाँ पर किस किस्म की, जैसे आप बात कर रहे हैं कि किस किस्म की लोक नाटक है या किस किस्म की लोक रीत यहाँ पर है, उसको लेकर कैसे सवाल रहे हैं? नई पहचान नहीं, नई पहचान तो जैसे आपने बताया 4 में बाउंड्रीज तय हुई तब हमें लगा कि हरियाणा को नया स्टेट। मैं बाउंड्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि बाउंड्री के हिसाब से कल्चरल लेंगे तो कल्चरल तो हरियाणा का जो असली रूप है वो राजस्थान और पश्चिमी यूपी होते हुए मेरठ और ये बागपत है, ये एरिया जितना भी है पश्चिमी यूपी, और हरियाणा का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें मिलता है। नए हरियाणा की जो 66 के बाद की स्थितियां हैं, जब यहाँ सांग जो थे हमारे फोक थिएटर, जो पंडित लक्ष्मीचंद ने, पंडित मांगेराम जी ने किए, बाजे भगत ने किए, धनपत सिंह सांगी ने किए, वो एक बहुत ही समृद्ध एक परंपरा थी एंटरटेनमेंट की, और एकमात्र वही थी जो उस हरियाणा जब बना जिस रूप में थी, वो एक 200 या 300 साल के बाद की ट्रांसफॉर्मेशन थी इस सांग की, जो फाइनली नुक्कड़ से शुरू होकर थिएटर के रूप में आई। और क्योंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से की, मैंने शेक्सपियर की क्राफ्ट जो पढ़ी है, तकनीक जो पढ़ी, उनकी टेक्निक वो कहीं ना कहीं मैच करती। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद के जो सांग थे, उनका जो स्टेज का फॉर्मेट था, प्लस जो स्क्रिप्ट की फॉर्मेशन थी या करेक्टर की जो पोर्ट्रेट थे उनके, वो सारे मिलते हैं। तो होता क्या था कि इस सांग प्रोफेशनली डेवलप इसलिए नहीं कर पाए कि वो सोशल इश्यू से ज़्यादा जुड़े थे। सांग करने वाले लोग भी थे, वो कुछ ज़्यादा सा कमाई के चक्कर में सांग नहीं करते। आपको जानकर हैरानी होगी, किसी गांव में अगर कोई स्कूल के कमरे बनवाने हैं या कोई गौशाला में पैसा इकट्ठा करना है, तो ऐसे में सांग बुला लिया करते हैं। बुलाने का मतलब कि 15 और 20 डेज सांग होते थे, और एवरी डे का जो भी डोनेशन था वो सोशल काज में जाता था। जो फोक थिएटर की पार्टी है, जो ग्रुप है, उसका एक फिक्स होता था भी आपको ये मिलेगा, आपको करना है। उसमें जो भी डोनेशन आएगा, और बाकायदा से सांगी एक चमोला बोलते थे, भाई फलाने ने किया दान, आनंद करियो जी, उसका वो एक तरह की रिसिप्ट थी उनकी। और जिसने सांग में एक बार लिखवा दिया तो वो एक कमिटमेंट थी जुबान की। मैंने अगर गौशाला के लिए 10 बोरी गेहूँ की बोल दी, और सांग में जो हमारा एक आर्टिस्ट है उसने उसकी अप्रेजल दे दी स्टेज से, तो वो कमिटमेंट पूरी होगी। तो एक तरीका था, इसलिए उसके ना जो आर्टिस्ट का एक सीधा सा बेनिफिट उससे नहीं जुड़ा हुआ था। देवर हैप्पी कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और हमारा सर्वाइवल है। इसलिए उसका जो आज के कमर्शियल युग में जो एक प्रोफेशनल एक डेवलपमेंट होनी, वो नहीं हो पाई। उन्होंने अपने आप को टेक्निक के हिसाब से अपडेट नहीं किया, उन्होंने स्क्रिप्ट्स को अपडेट नहीं किया। जो गाया वो सोशल इश्यूज़ पे गाया, सोशल वैल्यूज़ पे गाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले कई बार जब कोई बड़े डिस्प्यूट्स होते थे, तो ऐसे में रागनियों की कोर्ट्स से फैसले हुआ करते, बोले फलां सांग में ये प्रॉब्लम थी, देवर भाभी की लड़ाई थी, तो पंडित लक्ष्मीचंद ने ये कहा था, इसका इलाज ये है, तो वही इंप्लीमेंट करके हमारे सोशल झगड़े में निपटा दिए जाते थे। लेकिन इसकी दिक्कत क्या हुई कि ये बंधा रह गया, एक्सट्रोवर्ट नहीं हुए हम। कारण ये कि हरियाणा के आदमी बाहर बहुत कम गए, अब तो खैर जाने लगे हैं, हमारे बहुत से पढ़े लिखे बच्चे बाहर रहते हैं। हम सेल्फ सस्टेनेंस की जो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर की, हम लोग उस पर डिपेंड रहे। हमारे जो सांगी थे, आर्टिस्ट थे, साल भर वो मनोरंजन करते, फसल आती तो उनके हिस्से का अनाज मिल जाया करता, वो इसमें खुश थे।
तो इसलिए हम ज़्यादा फैल नहीं सके। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपके यहाँ के फोक आर्टिस्ट थे वो जब इकॉनमी चेंज हुई, जिसमें जो पहले अनाज के नाम पर चलते थे, जब उसके बाद कैश उसमें आया तो उसके साथ उनका मैच नहीं चल पाया। मैच एक्चुअली क्या है कि हमारी जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। किसान के पास साल में क्या कमाई होती है, अनाज आता है 6 महीने बाद आएगा, वो भी अब 6 महीने के बाद या 2 साल में 2 बार आता है, और वो भी मंडी में बेचने का रिवाज ये तो अब थोड़ा कमर्शियल हो गए। अदरवाइज वही एक जरिया था। मैंने अनाज उगाया तो मुझे कपड़ा चाहिए, तो मैं जुलाई को अनाज दे के अपना कपड़ा उससे कहता हूँ ये कपड़ा बना दे, समय पर तेरे को अनाज मिल जाएगा। मेरे कृषि यंत्र हैं वो लोहार बनाते थे या हमारे मठ के कुम्हार बनाते थे। इस कारण पैसे का कोई खास कैश का लेना देना नहीं था, वो अनाज पे ही एक म्यूचुअल सस्टेनेंस की इकोनॉमी थी। जी। जब हम हरियाणा के इतिहास की, संस्कृति की बात करते हैं तो उसके 2 धरातल हैं। एक तो हम ऐसे बात करते हैं कि जो ये आधुनिक राज्य है जो 1966 के बाद आता है, और दूसरा जो संस्कृति है वो तो एक चलता हुआ प्रवाह है जो हमारे तक आता है और आगे चला जाएगा। इस इलाके को एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कोई भी नाम दिया जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा पीछे जाके ये सवाल करूं तो 1947 इस इलाके की बहुत बड़ी घटना है, और उसमें यह है कि बहुत सारा जो नुकसान अलग अलग इलाकों से हुआ, चाहे वो हत्याएं हों, जा इंसान का वहशीपन हो, जा लोगों का उजड़ के जाने के साथ जो उनके साथ जुड़ा हुआ था उसका उजड़ जाना हो, तो हरियाणा ने जो 1947 का जो पूरा जो रुझान है उसको कैसे अपने तन पे देखा है? यहाँ जो वायलेंस की बात थी, बहुत से हिस्सों में ज़्यादा वायलेंस हुई, और अगर मैं क्योंकि एक कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ, अगर मैं अपना नुकसान आंकने लगूँ, पार्टीशन का नुकसान हरियाणा को हो कि जितने भी ट्रेंड आर्टिस्ट थे, क्लासिकल सिंगर थे या बड़े घराने थे, वो यहाँ से शिफ्ट कर गए, और ये ऐसा नुकसान था किसी को दिखा भी नहीं। कलानौर के साबरी ब्रदर्स से शायद बहुत बड़े कव्वाल हुए, हरियाणा के मूल के थे वो जी। और कलायत के पास की जो सरदारी बेगम थी जो बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक अप्रेजल का माहौल था या जो उनके सर्वाइवल का माहौल था वो ख़त्म हुआ। महम के पास के कितने मिरासी थे, जमुआ मीर, इस टाइप के कई नाम हैं जो इतने बड़े क्रिएटर थे कि उनकी लिखी हुई रागनी आज भी सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सारे लोग शिफ्ट कर गए। जितने अच्छे वादक थे, नगाड़ा वादक, सारंगी वादक, एक पूरा का पूरा लॉट शिफ्ट हो गया पाकिस्तान में। यहाँ बचा कौन? यहाँ बचे वो लोग जो पूरी तरह से ना तो उधर के थे ना इधर के थे, अंडर ट्रेनिंग थे, अप्रेंटिस थे। वो एक छोटा सा शेष फल बच गया जिन्होंने वहाँ की जो सीखी हुई जो थी उनकी लेगेसी की छोटा हिस्सा उसको कैरी किया, उससे नुकसान हुआ। पंजाब में भी बहुत सूफ़ी सिंगर भी हैं, बहुत हैं, क्योंकि लाहौर से मिलते हुए एक कंटेंट का भी आपस में आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ तो ऐसी ब्लॉकेज होगी कि हमारा सब कुछ चला गया। थोड़े बहुत बचे थे, उसके बाद जब आर्य समाज हरियाणा में आया, उन्होंने रही खई कसर उन्होंने पूरी की। उन लोगों ने सांग वगैरह को डेफर किया, गांव में सांग होते हैं बंद करवा देते थे लोग। तो हालांकि वो खुद भी प्रचार तो हारमोनियम से ही करते थे, बट वो इस गाने बजाने को बुरा मानते थे। ये आर्य समाज का इस किस्म की संस्कृति के साथ उनको क्या समस्या थी, थोड़ा तफसील उसकी देंगे? वो पसंद नहीं करते थे इसको। उनको लगता था कि ये बोंडापन करते हैं और ये जो प्यार के किस्से हैं या ये समाज निर्माण में अच्छे नहीं हैं। उन्होंने इसको एक कला की धरोहर के रूप में नहीं माना। उन्होंने इसको बोला भी ये तो बांडपना है या ये खाम खा का ढकोसला है। मैं एक बार हरियाणा सरकार में कल्चरल एकेडमी का चेयरमैन डायरेक्टर रहा मैं, तो मैंने 7 दिन का सांग उत्सव यही रोहतक आर्य समाज का गढ़ रहा है, तो मैंने यही ऑर्गेनाइज किया। इस वेन्यू को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं यहाँ काम करता था। तो मुझे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, भाई आप सांग क्यों करवा रहे हो, आर्य समाज की धरती। तो आर्य समाज ने तो कभी नहीं कहा कि आप म्यूज़िक पसंद ना करो, ये करो। तो उनको इसके कंटेंट से, क्योंकि ना उसमें लड़के जो थे वो लड़कियां बन के नाचा करते हैं। दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एक किसान जो थका आ रहा है, जो आज के दिन भी हम फिल्मों में देखते हैं, तो वो फिल्में थी हमारी।
तो आर्य समाजियों को ये लगता था कि शायद ये समाज के लिए अच्छा नहीं है और वैल्यूज़ ख़राब हो रही है हमारी। हालांकि सांग के जरिए सोशल काम बहुत हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जी, एक मुझे कोई मिसाल के तौर पे, जो बंदा यहाँ से उजड़ के पाकिस्तान चला गया, उसकी लिखी हुई जो रागनी आज भी आपको लगती है कि ये अहम है? मैं याद करके बताता हूँ। गा के सुनाइए। महम से जम्मू अमीर की एक रागनी हीर रांझा किस्से की बहुत जो रागनियाँ हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं, और उनका जो क्राफ्ट है या उनकी जो कंपोजिशन है वो कमाल की हैं, यहाँ की आप रागनियों से नहीं मिलती वो। तो उन्होंने गाया कि घरा मत जावे चाहे भैंस ना चरावे, छोड़ के ना जावे रांझे पीर पीर पीर, हाँ घरा मत जावे। तो विरह की जो रागनी है वो जो सारंगी पे वो लोग गाते थे। आजकल क्या है कि हमारे पास टैलेंट उस कदर का है, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड सिंगर नहीं है, ये नुकसान हुआ। जी, आप जब नौकरी करने लगे तो आप 2 बार पाकिस्तान गए जी। तो जिस नुकसान की आप बात कर रहे हैं, ये नुकसान सिर्फ इस धरती का नहीं रहा होगा, यहाँ धरती से उजड़ जाने वाले आदमी का भी रहा होगा। तो वहाँ पर जो मुलाकातें हुई, इस नुकसान को समझने में वो काफ़ी आपके लिए सहायक होंगी। जरा तजर्बा बताइए। मैं पाकिस्तान का एक तजर्बा मुझे अच्छी तरह याद है कि एक तो ना वहाँ के लोग जो है ना, जो आम जनता है, और जिस तरह का कड़वाहट इन दोनों देशों की जो लीडरशिप उसने, मुझे कहीं लगा नहीं। लाहौर में एक है अनारकली मार्केट है, अगर मैं सही, हाँ अनारकली बाजार। तो वहाँ मुझे पता लगा यहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं, कुछ स्पेशल कपड़े थे वहाँ। तो मैं एक दुकान पे मैंने 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए। तो जब मुझे अपने बेटे के लिए कुछ लेना था तो अचानक मेरे मुँह से हरियाणवी निकली। तो मैंने कहा यार मेरा छोरा खातर भी दिखा कुछ। तो सामने वाला चौंक गया, कहते जनाब कहाँ से हो आप? मैं क्या हो गया? नहीं आप पाकिस्तान के तो नहीं। मैं कहा मैं पाकिस्तान का तो नहीं हूँ। कहाँ के हो? मैं कहा मैं इंडिया हरियाणा का रहने वाला। तब उन्होंने पूछा भी कहाँ रहते हो? कहते हम भी जाते हैं यहाँ चांदनी चौक वगैरह में। कहते हम जाते रहते हैं बिजनेस के पर्पज़ से। तो आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैंने एक बेटे के लिए एक शेरवानी पसंद की छोटी सी, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए उसके। उन्होंने कहा जनाब बिजनेस हो गया, प्यार की बात करते हैं। ये गिफ्टेड भी, उन्होंने मेरे को भेंट किया। तो ये एक अनुभव मेरे को आज तक याद है, जिसमें मैं एक वहाँ के लोगों के लिए एक मैं प्रशंसा भी करता हूँ उनकी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एक इनर एक मेटाबॉलिज्म कहो या एक साइकोलॉजिकल जीन्स की बात करें हम, वो तो बड़ा अच्छा है हमारे जैसे ही। जी, उसमें एक बात मुझे पक्का पता है कि जो मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ उससे थोड़ा हट के सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन जो आपने बात की है मैं थोड़ा मुझे लगता है वो पूछ लेना चाहिए। आपने रांझे के साथ जोड़ के पीर का एक रागनी सुनाई। तो अभी जिस दौर से हम निकल रहे हैं उस दौर में बात की जा रही है पीर जहाद की, है ना, उसमें पीर के खिलाफ ही लड़ाई चल रही है। तो आप उसके बारे में क्या कहना है? देखो मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, और ये तो बिजनेस है कुछ लोगों का, और जो आर्टिस्ट होता है वो व्यापारी होता नहीं। वो बहुत कुछ हो रहा है देश में, ठीक है, लोग रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, फलां धर्म गंदा है, तो मुझे तो कहीं लगा नहीं। एक बहुत बड़ा हिस्सा अच्छा है। हम खामोश इसलिए रहते हैं कि क्योंकि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और हमारी खामोशी ने उनको अथोराइज कर दिया है कि आप इस चीज़ को डील करो। तो ये एक पॉइंट है रेवोल्यूशन का। ये कब होगी मुझे पता नहीं। आर्ट के नाम पे या पीर के नाम पे ये मुझे लगता नहीं कि कलाकारों का काम है। उनका काम गाना है, उनका काम लिखना है, उनका नाम एक्ट करना है। आप फिर गाना गा के सुना दीजिए, वो थोड़ा लंबा सुना दीजिए इस बार। ओके। वैसे मैं बेसिकली मैं भी ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत क्योंकि ऑब्जर्व करता है, तो क्योंकि कई हिस्से हो गए ना कला के। तो अब मैं थोड़ा सा चिंतन में हूँ, मैं आपको क्या सुनाऊँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसा रचा जाए कि जिसको सब सुने। मेरा एक गीत है जिसको लेके मैंने चैरिटी भी की, और विश्वविद्यालय के जो दिव्यांग बच्चे हैं, मैंने जो जितनी भी इनकम थी वो यूनिवर्सिटी को दे दी थी, और उसमें समर्थ नाम का एक कॉर्पस फंड बना, उससे पैसे आए। शुरू में मैंने जो सारी सेल हुई थी मेरी सीडी की वो यादें दी थी। तो वो गीत मैं अक्सर, मेरा पॉपुलर गीत है, पिछले 10 साल से लगातार वो बज रहा है। और अगर एक गीत 10 साल जी जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गिफ्टेड होता है, उसमें है दम। हाँ।
मैं एक बार ना मुंबई था, तो मनोज कुमार जी से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि आप जिससे प्यार करते हैं ना, अगर आप उसका रिगार्ड करेंगे तो उसके प्रति जो भी कहेंगे वो अच्छा ही आएगा। अच्छे गीत वही लिख सकता है जो सामने वाला जिसके लिए लिखे उसके मन में उसके प्रति आदर भी हो। उसकी सुंदरता बाद में आती है, उसका रिगार्ड पहले आता है। तो ये गीत कुछ ऐसा ही। बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लागे, मने मत पूछ मने क्यों, तू इतनी अच्छी लागे, शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेहर से रब की, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे तैं दूर खड़ी से क्यों, बोल तेरे मीठे मीठे। तो इस प्रकार की मैं कोशिश कर। ये आपके जो मीठे बोल हैं, इनको जब ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तो तब भी ये मीठे ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल। ये मैं अपने जीवन की उपलब्धि मानता हूँ कि जिस देश के साथ हम लड़ते हैं और वायलेंस होती है, और आर्ट का एक मेलोडी का छोटा सा नमूना जाके और इतना ओपन हार्टेड वो रिसीव कर लेते हैं, उसको गाते हैं, और वही प्रशंसा जो मुझे यहाँ मिलती है उनको पाकिस्तान में मिलती है। अभी लेटेस्ट एक वीडियो मेरे पास आया था, इमरान मुगल है मुल्तान के, वो बड़ा अच्छा गा रहे हैं उसको। मुल्तान से हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आर्ट का जो एक कला का जो मैसेज होता है ना, प्यार का, यूनिटी का, मानवता का, वो कला खुद कैरी करती है, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करता। मैंने कभी पाकिस्तान में सोचा भी ना मेरा गीत सुना जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप स्पॉन्सरशिप लें या यूट्यूब पर प्रमोट करें खुद को, पैसे लगा के व्यूज़ आ जाएंगे आपके। लेकिन अगर एक सच्चे मन से कोई आप क्रिएट करते हैं तो खुद में अपने आप में वो कैरी होती है। जी, वो बहुत, वैसे तो बहुत प्रचलित बात है कि जो कलाकार है वो अपनी जो बोली है, अपने इलाके का राजदूत होता है, जो एम्बेसडर होता है। तो ये तो एम्बेसडर आप दोनों के हो गए, अपनी बोली के भी और इस इलाके के भी। लेकिन इसी मामले में जो फिल्में हैं उनको एक बड़ा माध्यम माना जाता है। तो हरियाणवी के हवाले से जो फिल्में हैं वो किस किस्म की हैं और फिल्मों के साथ क्या सवाल जुड़े हुए हैं? हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हरियाणा में ना ये जो क्रिएटिविटी का फील्ड है, इसकी किस्मत अच्छी सी नहीं रही है। मैं सच बताता हूँ आपको, चाहे वो फिल्म है या लिटरेचर लिखा जा रहा है या सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं। एक थ्रस्ट तो है लोगों में, वैक्यूम है बहुत बड़ा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी गाओ वो भी हिट हो जाता है। इसका मतलब वैक्यूम हो गया, आप कुछ भी बनाओ उसको पसंद कर लिया जाता है। तो मुझे थोड़ी सी ये तकलीफ होती है हरियाणा के ऑडियंस के बारे में कि हम लोगों के पास ना क्रिटिकल एक रवैया नहीं है, हमारे पास आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है। हम क्यों किसी अश्लील गीत को या बुरी बात को कंडेम क्यों नहीं करते? करना चाहिए। हरियाणवी फिल्में, मैं बहुत पहले जब छोटा था, शायद 70s के आसपास बनी थी, वीरा शेरा एक फिल्म बनी। उन दिनों पंजाबी फिल्में भी उसी दौर में थी। अब क्योंकि पंजाब के लोग तो फिल्म इंडस्ट्री से सीधा जुड़े रहे, वो चाहे लाहौर से आए हों या पंजाब के लोग हों, उन लोगों को एक बेस मिला हुआ था ऑलरेडी। हरियाणवी बोली में जहाँ हमारी भाषा नहीं है, हमारी बोली की किताबें नहीं हैं, हमारी बोली के गीत नहीं हैं अच्छे से, हमारे सॉन्ग हुए लेकिन रागनियाँ कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं हैं या लिखी हुई नहीं है। ऐसे में हरियाणा का एंटरटेनमेंट बेचारा एक लावारिस बच्चे की तरह घूमता रहा। अगर हम कल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की या फिल्मों की बात करें तो जैसा जिसको मिला, किसी ने उसको लिपस्टिक लगा दी, किसी ने उसको हैट पहना दी, हर आदमी ने अपने तरीके से उसको बिगाड़ा। जी, तो मुझे एक बात बताइए कि जब आप ये पूरा सीन एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने कहा कि जो हरियाणा जो है वो एक लावारिस बच्चे की तरह घूमता है संस्कृति के हवाले से, लेकिन इसी दौरान हरियाणा ने इतना विकास किया है कि पर कैपिटा इनकम के लिहाज से ऊपर जा रहा है। ये दोनों बातों में ये इस किस्म का समतोल क्यों नहीं बैठता है इसमें? वो एक हमारे ना शुरू से ही हमारा लेवल ऑफ अप्रेजल की बात जो है ना वो अजीब सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा अप्रेजल किस टाइप का है। जो खेत में किसान काम करता है, सारा एक जो हमारा आर्टिस्ट था उससे भजन सुने उसने, सुबह जो खेत के पास से जा रहा था उसको आवाज़ दे के कहता है इट इज़ अप्रेजल, लेकिन उसकी लैंग्वेज में फ़र्क है। कहता रहा इधर लासी पीला सारा तो मौका तू, राइट? आप प्रशंसा तो कर रहे हैं उसकी,
बट उस स्किल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे आप। उसको लगता है जैसे मैं गेहूँ बो रहा हूँ, ये गाना गा रहा है, सेम बात है। इस कारण ये दिक्कत हुई कि प्रायोरिटी पे नहीं रहा कभी सरकार के। उसमें जैसे आपने ये फिक्रा बोला हाँ कि लस्सी पी ले सारी रात भौंक्या था, हाँ अब मुद्दा ये है कि इसको मुझे शहर की बोली में या किताब से पढ़ी हुई बोली में ही इसका क्यों तर्जमा करना है? मुझे इसका जो तर्जमा है वो उसके एहसास के साथ क्यों नहीं करना? मतलब ये किसी के अपनत्व का, किसी की दावेदारी का भी तो फिक्रा है। दिखावा नहीं है, मैं बताऊँ ना जी। इसमें प्यार है, इसमें डेडिकेशन भी है। मैं बुला के कह रहा है तू आ जा यार, तूने बड़ी मेहनत की है, ये उसके अंदर के भाव, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते उसको। ये हमारे हरियाणा की मिट्टी का कुछ है, कंटेंट ही ऐसा है, राइट। आप यकीन करो, इसमें कारगिल में जितने लड़के हरियाणा के शहीद हुए, आप सोच भी नहीं सकते, जब उनकी डेड बॉडी घर पे आई है तो उनकी मदर रो नहीं रही है, कहते एक बार देखना है, ठीक है मर गया ना, देश के लिए मरा है, बट मेरे को एक बार देख तो लेने दो, आखिरी बार देखना, कोई तकलीफ नहीं उनको इस बात। जी। अभी दूसरा पक्ष जो है कि जो हरियाणवी संस्कृति है, हरियाणवी संस्कृति हिंदी फिल्मों में तो खूब आ रही है, जैसे पंजाबी संस्कृति खूब आ रही है, तो उसको भी तो हम यही कह सकते हैं ना कि ये उसी संस्कृति का फुटप्रिंट है। देखो मैं आपको आपने एक फिल्म की दंगल, मैं हाँ दंगल में मैं था। दंगल को आप हरियाणवी फिल्म कहोगे या हिंदी फिल्म कहो? नहीं, वो एक हिंदी फिल्म है जी, हरियाणवी में बनाई हुई एक अच्छी हिंदी फिल्म है वो, मैं समझ, और एक अच्छे मेकर की लैंग्वेज कोई बाहर होती नहीं। जब दिलीप कुमार ने गंगा जमुना की, वो सारी भोजपुरी में है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता है भोजपुरी फिल्म है, तो सेम दंगल के साथ है, हरियाणवी फिल्म नहीं है। मुंबई जो है वो एक कमर्शियल वेंचर है टोटल। उन लोगों को ऐसा करके उन्होंने फिल्म नहीं बनाई कि हम हरियाणवी को प्रमोट करें कुछ, वो लोग देखते हैं कि किस पर अगर उसमें हरियाणवी प्रमोट हो गई अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी। और जो संस्कृति जो है वो दो तरीके के, आप पहाड़ों में देखते हैं ना, कई तरह के पत्थर पड़े होते हैं। कुछ पत्थर लकी होते हैं जिनके ऊपर से पानी बहता है, मैं उनको लकी स्टोन मानता हूँ, क्योंकि पानी बह बह के ना उनको चिकना कर देता है, एक आकार दे देता है। कुछ पड़े रहते हैं बेचारे, कभी टूट गए, कभी कोई पेड़ उग गया, कभी लैंडस्लाइड हो गया, तो उनकी शेप बिगड़ जाती है। तो हमारे हरियाणा की संस्कृति को वो झरना नहीं मिला जो रेगुलर इसको एक शेप देता रहे। हम लोग गिर गए, टूट गए, फूट गए, कोई शेप मिल गई तो अच्छा है। आज के दिन भी जितने काम चल रहे हैं, कुछ वेब सीरीज़ भी बन रही हैं, हरियाणा की एक बोली को पसंद किया जा रहा है, वो उस सैचुरेशन का नतीजा है। जब इंडस्ट्री पंजाबी बोल के थक गई, भोजपुरी बोल के थक गई, राजस्थानी बोल के थक गई, तो उन्हें एक नई चीज़ चाहिए थी। अचानक फिर इनका ध्यान कब पड़ा, जब हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्समैन ने मेडल लिए, हरियाणा का नाम थोड़ा सा बढ़ने लगा, हमारे बॉक्सर्स ने हरियाणवी में इंटरव्यू दिए, हरियाणवी बोलने लगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तब क्योंकि बॉम्बे वाले कमर्शियल लोग हैं और वो इतने टैलेंटेड भी हैं भी कहाँ क्या चीज़ क्लिक होगी उनको पता है। तो मुझे लगता है कि जब ओलंपिक्स में हमारे ये गए या कारगिल में हमारे कुछ फौजियों का नाम हुआ, तब हरियाणा के प्रति लोग, कॉमनवेल्थ में जितने मेडल आए हमारे, तब हरियाणा का एक रुतबा सा बढ़ना शुरू हुआ। मुंबई ने उसको लपका, अब हरियाणवी में खूब काम हो रहा है और अच्छा भी चल रहा है, कोई दिक्कत। तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि जब उनका पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी माल बिक चुका, बिल्कुल, तो अब हरियाणा उनके लिए माल बना है। बिल्कुल यही बात है जी। अदरवाइज। अच्छा, दूसरी बात, हरियाणा के लोग जाने भी लगे वहाँ, लेकिन ये बात सही है कि जब पंजाबी से सैचुरेट हो गए, भोजपुरी से हो गए, बिहारी बोल ली, अब नए कैरेक्टर्स मिल नहीं रहे उनको। तो शुरू में तो थोड़ा बहुत कोई करप्ट पुलिस वाला दिखाना होता तब हरियाणवी दिखा दिया करते, ऐसा होता पहले चला शुरू में, भाई किसी को करप्ट दिखाना पुलिस वाले को, वो हरियाणवी बोलता दिखा दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रिफाइंड हो रहा है। अभी वो किरदार भी तो किसी न किसी ढंग से आएगा ना, जो कलाकार को कहेगा कि भी लस्सी पी ले सारी रात भौंक्या था। बिल्कुल आते हैं। तो तब हम उसको क्या मानेंगे कि ये बंदा जो है ये गवार है, उसको बोलना नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टर उसको, जैसे मैं अगर उसको करूँगा तो मैं उसके अंदर की भावना के साथ कैरी करूँगा। अगर कोई नॉन हरियाणवी या हरियाणा के मूल को ना जानने वाला लोग उसको ट्रीट करेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो मेरा एक दोस्त था, वो हरियाणा के बारे में कहता था कि भाई साहब इस तरफ हट ले प्लीज़। अब प्लीज़ भी कह रहा है और उंगली भी कर रहा है। तो मैं वही बता रहा जी, विनम्र भाव है, पर हमें कन्वे करना नहीं। मुझे जितनी देर तक मैं हरियाणवी लोगों के साथ नहीं रहा, उतनी देर तक मुझे इस बोली में से प्यार नहीं दिखाई देता था, लेकिन अभी मुझे वो दिखाई देता है। तो मतलब ज्यों ही ज़्यादा लोग हरियाणवी बोलेंगे और ज़्यादा लोग हम लोग जल्दी से ना क्रैक नहीं होते, अखरोट होता है ना अंदर तो बहुत प्रोटीन है हमारे, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को ऐसा पैक करके रखा हुआ है
उसके कारण भी है, मैं बताता हूँ। आप इसको ना एक दो दिन का प्रोसेस मत माने। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, पानीपत के मराठे लड़ रहे थे, वो यहाँ आए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। तो हम लोगों ने ये खून खराबा देख के अपने आप को थोड़ा सा ढक लिया, भाई लोगों से दूर रहो यार, ये लड़ने मरने वाला हो गया, हम अपना सर्वाइवल करें। कुछ हमारे लोग बाहर बहुत कम गए लोग, ये कारण भी रहा। हाँ, ये जो आपने अभी बात कही ये बहुत दिलचस्प है। मैं जब दिल्ली में रहा तो दिल्ली में पंजाब में रहने के बाद गया तो पंजाबी कहते थे कि हमारे ऊपर इतने हमले हुए तो उसके बाद हम ऐसे हो गए जैसे हम हैं, और हरियाणवी कहते हैं कि हमारे ऊपर इतने हमले हुए और हमने इतना झेला उसके कारण हम ऐसे हो गए। नहीं, हमने झेला नहीं। हाँ, हरियाणा का खास बात यह है कि इनको कोई तंग करेगा तो ये करते हैं, रिबेल करते हैं और रिवर्स भी करते हैं। दिक्कत क्या हुई कि क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मैदान है ये जी, और लड़ाई के लिए उपयुक्त मैदान है जी, बस, जिसमें दम है, भागने के लिए जगह भी खूब है, मारने के लिए जगह भी खूब है। हाँ। यहाँ की तो जो यही बात पंजाब वाले कहते हैं, यही हरियाणवी वाले कहते हैं, यही मराठी वाले भी मैं कहते बता रहा हैं। हूँ, जो हमारे ओरिजिनल बाशिंदे थे, जब आपके घर के सामने दो अनजान आदमी की लड़ाई हो रही हो तो जब आप उनमें से जानते नहीं हैं तो बहुत कम निकलेंगे छुड़ाने का, भी लड़ा के चले जाएंगे, या फिर लड़ाई के बाद बाहर झाँकेंगे, आदमी गिरा हुआ है उसको जाके पानी पिला देंगे आप। तो मुझे लगता है हमारा रोल ये रहा कि अब अब्दाली आया या मराठा है, वो लड़े मरे, जब आदमी जिसको तकलीफ है दोनों संभाले हमने, उनको लॉजिस्टिक भी दिया, उनके जो घोड़ों के लिए चारा भी हमने दिया, सैनिकों के लिए खाना भी हमने दिया। बट इसमें हमें दिक्कत क्या हुई कि फिर हमने अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लिया, अपने आप को बाहर पैक कर लिया अपने आप को, भाई जो चाहिएगा हम खुद और उगा लेंगे, बना लेंगे, कपड़ा बना लेंगे, लोहा बना लेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया से हम थोड़ा सा अलग कहानी ही रहा। जी, आपने जो अभी प्रोजेक्ट्स जिन पे काम कर रहे हो, खास तौर पे फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, तो हम आपसे क्या तवक्को करें आने वाले दिनों में? काम ऐसा करें हम कि जो बाहर आइडेंटिफाई हो। आज जैसे हमारे गाने बन रहे हैं, पंजाब को अगर इतनी लोकप्रियता मिली है ना, उसके हर सेक्टर ने अच्छा काम किया है। आप बिल्कुल झांक के देखें, पंजाब के किसान की बात आएगी, उसने इतना उगाया, सारे देश को उन्होंने अनाज दिया। पंजाब के सैनिकों ने बॉर्डर पर जाके इतना कमाल का उन्होंने साहस दिखाया कि देश को मजबूती दी। इंडस्ट्री है लुधियाना में, आप देखते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ, देश को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। इसी तरह वहाँ के राइटर्स ने कितना अच्छा लिखा वहाँ, इस तरह कलाकारों ने भी ईमानदारी से उसको गाया, इससे पंजाब का नाम हुआ। अब हरियाणा को क्या है, हरियाणा को ज़रूरत इस बात की है कि ख़ासतौर से आर्ट के सेक्टर में जुड़े हुए लोग जो लिखते हैं वो ऐसा लिखें कि उसकी एक एंटीक वैल्यू आगे जाके याद किया जाए। भी फलां आदमी जो गाए वो ऐसा गाए कि वर्षों तक उस गीत को लोग याद रखें। फिल्म भी ऐसी हो कि जिसको देख के एक वैल्यूज़ भी कैरी करे और एक ऐसा एंटरटेनमेंट जो आज के दिन हरियाणा के लिए ज़रूरी है। हम फूड ना हो, वल्गर ना हो, वायलेंट ना हो। अगर हमें अपनी बोली की शान बढ़ानी है ना तो हमें उसमें अच्छी बातें कहनी पड़ेंगी। मैं इसी लाइन पे काम कर रहा हूँ। मेरी अभी एक फ़िल्म आ रही है, वो 2.5 घंटे की फिल्म है, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिस पे परिवार में बैठ के लगे ये क्या बोलो, और एक भी शब्द ऐसा नहीं जिसपे आप हरियाणवी की जो एक लोक का ललित्य होता है ना, मिठास होता है, वो फील ना करेंगे। तो मैं इस लाइन पे काम कर रहा हूँ। जी, जगबीर जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जगबीर जी ने कहा है कि हमें बोली में ऐसे बात करनी चाहिए कि जिसको हम कह सकें कि हम इसको कहीं भी किसी के सामने भी ऐसे ही बोल सकते थे। ये सारी बातें जगबीर जी ने चाहे हरियाणवी के हवाले से की हैं, पर जब हम किसी विशेषण के बिना संस्कृति की बातें करेंगे तब ये हर बोली और हर इलाके के लिए उतनी ही अहम रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो विनती मुझे आपसे करनी है वो ये है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और हमारे फेसबुक पन्ने को लाइक करें और हमसे जुड़े रहें, तो हमें ये सारा काम करने में बहुत मदद मिलेगी, हौसला मिलेगा। धन्यवाद।